Hello and welcome to the Knowledge Source. So recently, election of 5 states of Legislative Assembly has been announced, and specifically in this session, we'll discuss about the West Bengal election, and under which we'll discuss about Mamta Banerjee has been defeated by the Suvendu Adhikari from the seat in Nandigram. So what will happen? We'll discuss about it. Is there any possibility whether the chief minister will be ममता बनर्जी और someone else? What would be the possibility? तो ये सब कुछ इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टेस्ट सेशन आई वुड लाइक टू से यू कैन ज्वाइन थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल एंड द फेसबुक चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल. सो अगर मैं बात करूँ अभी 2021 का जो वेस्ट बंगाल का इलेक्शन अभी रिजल्ट अनाउंस्ड हुआ 2 मई को, और इसके बाद इसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि ममता बनर्जी की पार्टी जो तृणमूल कांग्रेस है उसने मेजोरिटी हासिल की है और एक बहुत ही बड़े मार्जिन के सीट के अंतर से उसने अपने राइवल, जो अगर बात करूँ बीजेपी मेन राइवल था वेस्ट बंगाल में, उसको हराया है. तो अगर मैं बात करूँ ये जो विनिंग है तृणमूल कांग्रेस की, इसमें एक वरीसम सिचुएशन ममता बनर्जी के लिए है, क्योंकि ममता बनर्जी जिस लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रही थी वहाँ पे इनको हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी उनके जो राइवल थे उन्होंने बहुत ही कम मार्जिन से सीट से उनको हरा दिया है. सो अभी ये क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ममता बनर्जी हैं चीफ मिनिस्टर, वो बनी रहेंगी या नहीं रहेंगी, क्या लॉ कहता है. बट ये सब कुछ हम डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं ये जो एक विक्ट्री है एक बहुत ही एस्टोनिशिंग विक्ट्री है, जहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि एक पैन इंडियन पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको हराया जा रहा है एक रीजनल पार्टी के द्वारा और एक बहुत ही बड़े मार्जिन से. और इसमें हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से पोलराइजेशन हुआ है इलेक्शंस की और जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज हमें देखने को मिल रहा है, इसमें ये हमें जिस तरीके की डिफीट हुई है, जो नंबर ऑफ शेयरिंग्स ऑफ वोट्स देखें, जो कंपेयर करें हम बोथ तृणमूल कांग्रेस और फिर बीजेपी के द्वारा, तो इसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके की तृणमूल कांग्रेस ने जो भी स्ट्रैटेजी अपनाई उनकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उसने उसको इम्प्लीमेंट किया ग्राउंड पे, और जिसके चलते ही अगर हम देखें तो 2 मेन फैक्टर्स हैं इसमें तृणमूल कांग्रेस का जीतने का. पहला तो मेन फैक्टर है जिस तरीके से एक बंगाली प्राइड को ममता बनर्जी ने लोगों के बीच में कॉन्शियस ये अवेयर कराया, और दूसरी चीज़ जो एक बाहर आउटसाइडर्स की रोल उन्होंने प्ले किया कि जो बाहर से आके लोग, जो अगर उन्होंने बीजेपी को ब्लेम किया कि बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो बाहर से आके हमें रूल कर सकती है, तो ऐसा इसके चलते हमें ये देखने को मिला कि अल्टीमेटली तृणमूल कांग्रेस ने एक बहुत ही अच्छे मार्जिन से ये इलेक्शन उन्होंने जीता है. सो अगर मैं बात करूँ आपको सीट्स के द्वारा, देखिए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है वो अराउंड 213 उन्होंने सीट्स, टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स थी आउट ऑफ 290 उन्होंने जीता. और अगर मैं बीजेपी की परफॉर्मेंस देखूं तो वहाँ पे 77 है, जो कि लास्ट अगर लेजिस्लेटिव असेंबली की जो इलेक्शन हुई थी उसमें 3 सीट्स बीजेपी जीती थी, तो उससे कहीं बेहतर है. लेकिन ऑल एंड ऑल ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से हमें ग्राउंड रियलिटी पे पता चल रहा था कि मे भी बीजेपी फॉर्म करेगी गवर्नमेंट, लेकिन उसका बिल्कुल अपोजिट हुआ. सो अभी देखते हैं हम कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जहां पे ममता बनर्जी की, जो अगर बात करूं कि अगर वो सीट हार चुकी हैं तो आगे की प्रोसीजर क्या होती है. देखिए आर्टिकल 164 क्लॉज 4 में ये कहा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कि कोई भी मिनिस्टर 6 मंथ तक कोई भी मिनिस्टर उसको मिनिस्ट्री एलोकेशंस उसकी हो सकती है अगर वो 6 मंथ के अंदर अंदर किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली, दोनों में से कोई अगर दो हाउसेज हैं तो दोनों में से किसी एक से अगर वो इलेक्ट हो जाता है तब वो उसकी जो 6 मंथ्स के जो पीरियड है उसकी एक्सटेंशन हो सकती है. लेकिन इन केस अगर वो 6 मंथ्स के अंदर मिनिस्ट्री वो वहाँ किसी भी, अगर सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है यानी कि विधानसभा है, अगर वहाँ से जीत नहीं पाता है कोई भी कैंडिडेट, तो उसकी जो मिनिस्ट्री है वो उसकी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दी जाएगी. तो इसमें हमें ये देखने को मिल सकता है, देखिए क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो 294 है और उसमें अभी जो इलेक्शंस की जो डिक्लेयर हुई है वो 292 है, यानी कि 2 जो सीट्स हैं असेंबली की, लेजिस्लेटिव असेंबली की, उस पर इलेक्शंस हुई थी लेकिन उसको इलेक्शन कमीशन ने उस पर फिर से री इलेक्शन की ऑर्डर दिया है. इसका मेन कारण था क्योंकि वहाँ पे जो कैंडिडेट्स थे कोविड-19 के चलते उनकी डेथ हो चुकी है, तो इसके चलते अभी 2 लेजिस्लेटिव असेंबली पे फिर से इलेक्शन होने की आगे संभावना है. और इसमें अगर क्या हो सकता है कि ममता बनर्जी है वो 6 मंथ्स के अंडर अंडर उनको इस इलेक्शंस जो बाई इलेक्शंस होंगे उनमें उनको जीतना पड़ेगा.
सो अगर हम देखें ये जो ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की जो ये फाइट हुई है, बहुत ही एक नैरो फाइट है, और यहाँ पे हम जिस तरीके से जो एक हैवीवेट बॉक्सर्स जिस तरीके से लड़ते हैं वहाँ पे हमें देखने को मिला, और बहुत ही कम मार्जिन से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया है। सो अभी देखते हैं कि जो अगर इन केस जो चीफ मिनिस्टर अगर ममता बनर्जी की जो ओथ सेरेमनी है वो हो जाती है और इसके बाद वो बाई पोल्स में हार जाती हैं, तो क्या मैकेनिज्म्स है। देखिए सबसे पहले तो जो अगर नन बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, इसका मतलब कि दो हाउसेज नहीं है, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि विधानसभा है और विधान परिषद नहीं है, जो कि केस में हम देख सकते हैं वेस्ट बंगाल में। तो इसमें क्या होगा कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पे फिर से बाई इलेक्शंस होते हैं और ममता बनर्जी वहाँ से हार जाती हैं, तो इसमें हमें ये ऑप्शंस देखने को मिल सकता है कि मे बी प्रेसिडेंट्स रूल भी इम्पोज्ड, और ये जो बनर्जी के पास ये ऑप्शन है कि बाई पोल में किसी तरीके से वो जीतें, और अगर ये हार जाती हैं तो प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करना पड़ेगा अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो हम देख सकते हैं कि अगर इन केस अगर दो अगले आने वाले बाई इलेक्शंस में ममता बनर्जी हार जाती हैं तो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो सकता है। लेकिन अगर हम देखें कि स्टेट लेजिस्लेचर, आपको ये भी बता दूं मैं कि किस तरीके से दो हाउसेस विधानसभा और विधान परिषद वर्क करते हैं। देखिए विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है, उसको उसके जो मेंबर्स नॉमिनेट या इलेक्टेड होते हैं उनको हम बोलते हैं एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और इनमें जो रेसिडेंट्स होते हैं वो स्टेट के जो पर्सन्स होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, वो उनको चूज करते हैं। और ये हेडेड किसके द्वारा किया जाता है? चीफ मिनिस्टर के द्वारा, और मेजोरिटी वोट्स जो आते हैं वो अल्टीमेटली फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट वो बनाते हैं, अपना गवर्नमेंट बनाते हैं। और टोटल जो ड्यूरेशन होती है वो 5 साल की होती है। इसमें स्पीकर जो मेनली जो मेजोरिटी पार्टी है जिसने ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स जीता है, उसमें ही हमें मेजर एरियाज में हमें देखने को मिलता है कि स्पीकर उसी पार्टी से आते हैं जो कि हाउस को लीड करते हैं। अगर मैं बात करूं विधान परिषद यानी कि अपर हाउस या लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, तो इसमें 1/3 ऑफ मेंबर्स होते हैं एज कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ विधानसभा। यानी कि विधानसभा के अगर मेंबर्स 1/3 होते हैं, यानी कि अगर सपोज 30 मेंबर हैं विधानसभा में, तो आपको देखने को मिलेगा 1/3 यानी कि 10 मेंबर विधान परिषद में। ठीक है, इसमें 1/3 मेंबर्स जो होते हैं वो लोकल बॉडी से होते हैं, 1/3 होते हैं एमएलए होते हैं, उनके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, 1/12 जो होते हैं टीचिंग्स जो इस तरीके के प्रोफेशंस आते हैं वहाँ से इलेक्ट किए जाते हैं, और 1/12 जो होते हैं ग्रेजुएट्स होते हैं। इसमें हमें ये देखने को मिलता है जो ये मेंबर्स जो नॉमिनेट किए जाते हैं, इलेक्शन और नॉमिनेशन में डिफरेंस होता है। इलेक्शंस डायरेक्ट होता है पीपुल्स के द्वारा, पीपुल्स के मैंडेट के द्वारा। वहीं अगर हम बात करूँ नॉमिनेशंस होता है ऑलरेडी जो पर्सन्स हु हैज बीन इलेक्टेड बाय द पीपुल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी, उनके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। तो हमें देखने को मिलता है कि मेंबर ऑफ एमएलसी जो होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इसमें हमें इनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कहा जाता है, और इनकी जो टोटल ड्यूरेशंस होती है वो 6 ईयर्स की होती हैं, जिसमें कि 1/3 जो मेंबर होते हैं वो एवरी 2 ईयर्स इनकी रिटायरमेंट होती है। और जो ये जो हाउस है इसको लीड किया जाता है चेयरमैन के द्वारा, और स्पेशली अगर चेयरमैन देखें इसमें भी, इस केस में भी हमें ये देखने को मिलता है कि जो मेजोरिटी जिनकी सीट्स हैं उस पार्टी से ही चेयरमैन आते हैं। सो अभी देखें हम कि कौन कौन से ऐसे हाउसेज, कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास 2 हाउसेज हैं। तो मेनली अभी 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे हमें देखने को मिलेगा महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बिहार और उत्तर प्रदेश। अभी 370 जब हटा था उससे पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी था, लेकिन अब 370 क्योंकि हट चुका है, तो इसके चलते अभी जम्मू कश्मीर के जो 2 हाउसेज थे उनको रिड्यूस कर दिया गया है या फिर डिबॉलिश किया गया है। सो अभी हम देखें बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्या कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। देखिए आर्टिकल 168 जो है वो बोलता है कि हर स्टेट्स के पास लेजिस्लेचर होना चाहिए, जो कि वो लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ गवर्नर, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। और आर्टिकल 169 बोलता है कि किसी तरीके की अबोलिशन या फिर क्रिएशन जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल की या फिर अपर हाउस की, वो किस तरीके से होगा, किसी पार्लियामेंट के अप्रूवल के होगा। तो अप्रूवल मैं बताऊंगा अभी कि किस तरीके से अप्रूवल या क्या क्राइटेरियाज है। लेकिन अगर देखें हम कि लेजिस्लेटिव काउंसिल किस तरीके से बनता है, तो देखिए ममता बनर्जी अभी हैं, उन्होंने अपने इस इलेक्शन से पहले उन्होंने बोला था कि मे बी हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल क्योंकि वेस्ट बंगाल में नहीं है, तो शायद ममता बनर्जी लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में भी सोच सकती हैं अगर इन केस अगर जो बाई इलेक्शंस हो गए उनमें उनकी हार होती है।
लेकिन अगर हम देखें आर्टिकल 69 जो है वो बोलता है कि पार्लियामेंट से किसी भी स्टेट को अप्रूवल लेना पड़ेगा फॉर द क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, और ये जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा भी पास होना चाहिए बाय द नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले तो पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा और इसके बाद जो है 2/3 ऑफ मेजोरिटी ऑफ द पर्सन्स हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द वेस्ट बंगाल। तो हमें ये देखने को, ये जो क्राइटेरिया अगर फुलफिल करती हैं तभी हम देख सकते हैं कि क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आशा करता हूँ आपको इस सेशन में कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू एज वेल एज फॉर ज्वाइनिंग।